जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। इसराइल ने ईरान के अंदर घुस के 200 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हुए 100 से ज़्यादा टारगेट्स पे स्ट्राइक किए। ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप जो आईआरजीसी की है, उनका चीफ ऑफ स्टाफ से लेके आर्मी से लेके माना जा रहा है कि 15 से 20 टॉप ईरानियन इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया है। जो ईरान के टॉप साइंटिस्ट्स हैं, कम से कम 5 से 6 तो ईरान ने खुद ने कंफर्म किए हैं। ये माना जा रहा है कि उससे ज़्यादा साइंटिस्ट्स को मार दिया गया है। रेजिडेंशियल एरिया में भी अटैक किया है इसराइल ने उन्हें मारने के लिए। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो इस्फहान, फर्दो, अरक, नतान्स, जो सबसे बड़ा जहाँ पे ये सारे जगहों पे न्यूक्लियर फ्यूल की जो एनरिचमेंट होती है, यूरेनियम की जो एनरिचमेंट होती है, वहाँ पे भी अटैक कर दिया है और अभी भी अटैक्स चल रहे हैं। ईरान ने इजराइल के टेल अवीव पे अटैक कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने स्टार्ट कर दिए। ये सब तो ठीक है, न्यूज़ में आप पढ़ लेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, भारत के लिए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होने वाला है और ये रीजन के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होने वाला है उससे भारत को क्या अभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑयल प्राइजेस तो चलिए आज 12% बढ़ गए हैं। स्टॉक प्राइजेस, सेंसेक्स उतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, 1% के आसपास। तो इतना एज ऑफ टुडे, जबकि इतनी बड़ी बात होगी, राइट, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उस लेवल का गिरावट नहीं देखा गया है सेंसेक्स के अंदर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए, लेकिन भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, इन माय पर्सनल ओपिनियन, और मैं बताऊंगा क्यों। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, भारत के एंगल से हम सोचें तो जो खोमेनी की सरकार है, ठीक है, वो इस्लामिक भाईचारा के चक्कर में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, कश्मीर के बारे में छोटा सा एक मेंशन कर देता है, बट बियॉन्ड दैट ईरान की जो खोमेनी रजीम ने पाकिस्तान को उस लेवल का वेपन्स का सप्लाई नहीं किया है। इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, अगर मैं बोल सकता हूँ, ऑफ 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 लेट अगर मैं बात करूँ तो। जबकि जो पुरानी जो यूएस बैक्ड गवर्नमेंट थी ईरान की 1979 की, जो शाह का जो रजीम था, मोहम्मद रज़ा जो था, उसने 1965 में और 1971 में पाकिस्तान को मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, आर्टिलरी, गन्स, सब कुछ सप्लाई किया था। इनफैक्ट उसने, जब बांग्लादेश बना था उस टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था और भारत के अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। अगर यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट आता है ईरान के अंदर तो वो भारत के लिए डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक न्यूसेंस है भारत के लिए, यूएस बैक्ड पाकिस्तान। और अगर ईरान भी आ जाता है तो अगर आप देखेंगे, इसराइल से लेके, सऊदी अरेबिया से लेके, ईरान से लेके, पाकिस्तान से लेके, अगर पूरा एरिया यूएस इन्फ्लुएंस में अगर रहता है तो कहीं ना कहीं भारत को जो डिसीजंस लेना पड़ेगा वो आईएनएसटीसी को भूल जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो भारत को आईएनएसटीसी को भूल के आईमेक के अंदर पूरी तरीके से कमिट करना पड़ेगा और वो रशिया और चाइना के अगेंस्ट जाना होगा। तो क्या भारत उतना बड़ा कदम ले पाएगा? ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन ये बात समझता है कि भारत के कुछ जियोपॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से भारत को कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो रशिया को अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन फिर आईएनएसटीसी तो गया। इनफैक्ट खोमेनी की सरकार अगर रह जाती है या खोमेनी को मार दिया जाता है और कोई और भी अगर आ जाता है उसके जगह पे जो उसी के ग्रुप का रेडिकलाइज्ड इस्लामिक लीडर, तो वो भारत के लिए फिर भी एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि वो ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के तहत ऑब्वियसली पाकिस्तान को पूरी तरीके से वो सपोर्ट नहीं करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगले दिन वो लोग जंग लड़ लेंगे पाकिस्तान के साथ, ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन हो सकता है एक आध स्टेटमेंट दे दे प्रो कश्मीर। लेकिन
उससे बियॉन्ड पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करना जैसे टर्की कर रहा है, वैसा तो चांसेस कम है। वैसे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स को जब वेपन सप्लाई करना था डीप स्टेट को, तो उन्होंने टर्की के थ्रू ही पाकिस्तान को सप्लाई किया है वेपन्स। तो उस एंगल से अगर हम देखा जाए, तो अगर यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाती ईरान में, तब तो भाई सीधा एक ट्रेन भर भर के माल भेजेंगे पाकिस्तान को। तो उस एंगल से देखा जाए तो भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाए और शाह रेजीम वापस आ जाए। हालांकि बहुत लोग ये जो बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट अभी हिल जाएगी, ईरान में रेजीम चेंज हो जाएगा डीप स्टेट वाले, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हर देश का एक वैल्यू होता है। कुछ देश का प्रोडक्टिविटी वाली वैल्यू होती है, कुछ देशों का न्यूसेंस वैल्यू होती है। जैसे पाकिस्तान का न्यूसेंस वैल्यू है अपने रीजन के अंदर, उसी तरह ईरान का भी एक न्यूसेंस वैल्यू है उसके रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि अगर ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीके से डेसिमेट कर देता है, ठीक है, तो फिर सऊदी अरेबिया को डराएगा कौन? बाकी यूएस एलाइज को डराएगा कौन? और यूएस वेपन्स कैसे बेचेगा उनको? तो ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स उतना ही खिला पिला के रखेगा जितना ईरान को ताकत आए। थोड़ा बहुत अपने नेबरहुड के अंदर डरा धमका के गुंडाई करने के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत होती है, उतना खिला पिला के रखेगा यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को रखता है। उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारी चीज़ें नहीं रखने देगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कि इज़राइल को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे स्ट्राइक करने की परमिशन दी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये मानते हैं कि भाई झगड़े होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को डिफाई करके कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम सिंक में चलती है। इज़राइल आज मिडल ईस्ट में है, चाहे हमारे जो इजरायली भाइयों को अच्छा लगे ना लगे, सच यही है कि बिना यूनाइटेड स्टेट्स के इजराइल मिडिल ईस्ट में नहीं टिक पाएगा। ऑफकोर्स उनकी इंडस्ट्रीज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट जियोपॉलिटिकली इजराइल इज फुल्ली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइल। इनफैक्ट मैं बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे। लोग तो उल्टा बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इजरायलीज, राइट? तो एनीवेज, ये तो थियरीज हैं, बट कहने का मेरा पॉइंट ये है कि भारत के को अगर हम देखें तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं। हमारी जो नेबरहुड में अभी बांग्लादेश के अंदर भी जो इंस्टेबिलिटी हो गई है, वॉर अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों के अंदर यूरोप में वॉर स्टार्ट हुआ, फिर मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुआ, इज़राइल गाज़ा, पहले यूक्रेन रशिया, फिर इज़राइल गाज़ा, फिर उसके बाद में अब इज़राइल ईरान। तो क्या ईरान सऊदी, ईरान जॉर्डन, क्या ये होने वाला है? ईरान इराक वापस होने वाला है? अगर नहीं भी होगा तो भी अगला वॉर कहाँ होगा? इंडिया पाकिस्तान का ऑलरेडी एक राउंड हो चुका है, क्या दूसरा राउंड होगा? क्या बांग्लादेश से भारत को एक नया फ्रंट ओपन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स? रखैन कॉरिडोर और जो सेंट मार्टिन आइलैंड का न्यूज़ तो अभी आ ही चुका है कि यूएस गवर्नमेंट देने की तैयारी में है, और बांग्लादेश की आर्मी ने अभी यू टर्न ले लिया है। या तो वो डर गया है या बिक गया है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था। तो यूएस का बेसेस अगर आएंगे बांग्लादेश के अंदर, कुकी लैंड अगर बनेगा, तो डीप स्टेट जीत रहा है दोस्तों। जी हाँ, डीप स्टेट जीत रहा है। ये कुछ एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे डीप स्टेट जीत रहा है, यूएस के अंदर भी जीत रहा है, जो अनारकी फैला रहा है, अभी जो राइट्स वगैरह हम देख रहे हैं, वॉर्स भी करा रहा है। तो भी अगला वॉर एशिया में हो सकता है इसके बाद में, क्योंकि यूरोप, वेस्टर्न मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न मिडिल ईस्ट में अभी वॉर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगला वॉर एशिया में होगा। अब ये साउथ एशिया में होगा या साउथ ईस्ट एशिया में होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। चांसेस साउथ एशिया में ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो भारत ने इमरजेंसी वेपन्स प्रोक्योरमेंट
पिछले 1 महीने के अंदर स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया। अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे ऑलमोस्ट आए दिन वेपन्स के डील्स साइन हो रहे हैं। ऐसे इतने डील्स पिछले 3 हफ्तों में की डील साइन होने की न्यूज़ आ रहे हैं जो हमने पिछले 3 साल में नहीं सुने। तो डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट को कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ चीज़ें पता हैं उनको जो होने वाला है, इसलिए तैयारियां हो रही हैं। भारत को इंटरनली भी सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अहमदाबाद क्रैश का जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तो निकला नहीं है, लेकिन टर्किश कंपनी टर्किश टेक्नो नाम की कंपनी उसकी मेंटेनेंस कर रही थी 787 जहाज़ का। यूएस ओन्ड कंपनी है बोइंग। और एयर इंडिया का क्रैश हुआ है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो अगर आप कोइंसिडेंस देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं। वो भी उस दिन अटैक होता अपना क्रैश होता है अहमदाबाद के अंदर जिस दिन आसिम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस आर्मी डे के लिए जाता है। अगर आपको याद होगा पहलगाम अटैक जब हुआ था वो उस दिन हुआ था जब जेडी वॉन्स भारत के अंदर आया था, उसके अगले दिन हुआ था। और अब आसिम मुनीर यूएस जिस दिन जाता है उस दिन अहमदाबाद क्रैश हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस ने कराया है। मैं तो एक कॉमन सिटीज़न हूँ, मेरे पास वो डेटा अवेलेबल तो नहीं है, मैं ऐसे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना, कोइंसिडेंस तो है, राइट? तो इंटरनली भी भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट रेजीम चेंज की प्रोसेस तो हमेशा ऑन ही होती है यूएस की भारत के अंदर। तो ये था मेरा इंसाइट ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मेरा ये नया चैनल है, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं। मेरा ये नया चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा जियो पॉलिटिक्स पे। जय हिंद।